वैकेंट हाउस दिया हो तब क्या करना है, और उसके ऊपर था यहाँ पे दैट इज़ अनरियलाइज रेंट। देखो एग्जांपल नंबर 6 में मैंने आपको क्या पढ़ा था, अनरियलाइज रेंट कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैकेंट हाउस दैट इज़ लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो तब क्या करना है। अभी दोनों एडजस्टमेंट साथ में हम पढ़ेंगे ये वाला एग्जाम्पल में। देखो लिखा भी क्या है मैंने ऊपर, दैट इज़ वैकेंट हाउस एंड अनरियलाइज रेंट दोनों साथ में दिए हो तब आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे दैट इज़ वैकेंट हाउस एंड अनरियलाइज रेंट। तो पूरा एग्जाम्पल रीड करेंगे वन बाय वन। देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो क्या लिखा है देखो, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV फाइंड आउट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो जो भी जितने भी एग्जाम्पल है वंस अगेन आप अपने बुक में भी लिख देना कि अभी आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2021-22। एंड ये जो असेसमेंट ईयर लिखा है ये वाला वो क्या बन जाएगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर, बिकॉज ये एक पुराना एग्जाम्पल है पिछले साल का, इसलिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एक साल के आगे के थे। अभी आपको 2021-22 दैट इज़ योर असेसमेंट ईयर एंड 2020-21 दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना जब आप एग्जाम्पल कैलकुलेट करो तब। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी दोनों एक साथ दी हो तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट नो चेंज, हम जिस कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल अलग अलग एडजस्टमेंट सॉल्व किया उसी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें करने, कोई भी चेंज नहीं होगा। कि ऐसा नहीं कि सेपरेटली अनरियलाइज रेंट दिया हो तब अलग तरीके से सॉल्व होगा और दोनों साथ में दिया हो तब अलग तरीके से सॉल्व होगा। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखो GAV कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आपके पास टोटल 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू होना चाहिए, फेयर रेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। तो चारों वैल्यू प्रोवाइडेड है। देखो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। पर यहाँ पे क्या लिखा था, एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर मतलब अगर 12 मंथ के, थ्रू आउट मतलब पूरा प्रीवियस ईयर, अगर पूरे एक साल में 12 मंथ वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे आप देते हो तो रेंट कितना मिलना चाहिए। तो ये भी आप करेक्शन कर लेना स्टूडेंट। दैट इज़ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा 2020-21। तो 2020-21 के प्रीवियस ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किए रेंट पे दिए तो 12 मंथ का रेंट कितना मिलना चाहिए, दैट इज़ 1,80,000, 3 लाख एंड 1,50,000। उसके बाद देखो दो एडजस्टमेंट साथ में क्यों यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिए थे ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज अनरियलाइज रेंट। वेट देखो अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वंस अगेन 2020-21 आपको कर देना है यहाँ पे। तो अनरियलाइज रेंट अब देखो पहले आपको मंथ में दिया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, अभी आपको क्या कर दिया, देखो डायरेक्टली अमाउंट में दे दिया है। No need to convert it in amount because directly in amount is given। अगर मंथ में दिया होता तो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने नोट्स लिखवाए थे उसके हिसाब से हम सॉल्व करते, पर अभी अनरियलाइज रेंट प्रीवियस ईयर 2020-21 में कितना है वो डायरेक्टली अमाउंट में दे दिया है। तो फिर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है अमाउंट में, अगर प्रोवाइडेड। तो अगर प्रोवाइडेड ना होता तो हम कैलकुलेट करते। अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर। देखो क्या लिखा है, अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर था 2020-21, तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट एग्जाम्पल कैलकुलेट करो, क्या कर लेना, ये करेक्शन कर लेना आपके बुक में कि 2000 असेसमेंट ईयर, तो एक साल आगे का लिख देना 2021-22। फिर यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर 2019-20 लिखा है वहाँ पे लिख देना 2020-21। फिर यहाँ पे भी 2020-21 एंड यहाँ पे 2019-20, यहाँ पे 2019-20। तो ये अनरियलाइज रेंट कौन सा ईयर का है स्टूडेंट, आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2020-21 उसके का भी आगे का साल। तो याद रखना जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है आपका 2020-21 उसका ही आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। प्रीवियस ईयर के आगे का ईयर का प्रायर टू प्रीवियस ईयर उसका आपको यहाँ पे अनरियलाइज रेंट आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसका नोट्स लिखवाऊंगा मैं अभी। और देखो अनरियलाइज रेंट आपको 2 साल के दिए हैं, तो रूल्स क्या है कि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है आपके रिलेटेड वो आपको माइनस करना है ये वाला अमाउंट 25, 40 एंड 20, 30,000, 50,000, 60,000 आपको
डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों? कि ये आपको माइनस कब कर लेना था, जब आपका असेसमेंट ईयर चल रहा था 2020-21 या 2019-20। नेक्स्ट देखो पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, तो यहाँ पे क्या था, टोटल 12 मंथ का प्रीवियस ईयर था, पर 3 मंथ तो क्या था, पूरा हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट पे था। फिर यहाँ पे 11 मंथ के लिए ही रेंट पे दिया था, और यहाँ पूरे 12 मंथ डैश दिया है, मतलब वैकेंट पीरियड है ही नहीं। तो देखो 1 बाय 1 हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपको ऑन रियलाइज रेंट एंड वैकेंसी वाला लॉस दे, तो स्टेप नंबर 1 और 2 में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 2 स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कि सबसे पहले 3 हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम कंपैरिजन करते थे फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू। तो फेयर रेंट देखो कितना दिया यहाँ पे, 1,40,000, 1,40,000 एंड 2,40,000। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे दैट इज 1,40,000, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1,40,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 में था 2,40,000। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो 1,50,000, 1,80,000 एंड 1,20,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे वो भी अमाउंट। हाउस प्रॉपर्टी 1 में था 1,50,000, फिर देखो हाउस प्रॉपर्टी 2 में कितना, दैट इज 1,80,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1,80,000, और यहाँ पे लिख देते दैट इज 1,20,000। अमाउंट बहुत ही ध्यान से लिखना स्टूडेंट, कि आपको कॉन्सेप्ट सारे आते, पर अगर 1,20,000 की जगह 1,40,000 लिख दिया बाय डिफॉल्ट, तो पूरा आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से लिखना, सिर्फ देख के हमें क्या करना है, लिखना ही है वहाँ पे। तो ध्यान रखना जब भी आप वैल्यू लिखो ये सारी तब। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 कैसे मिलेगा, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर देखो यहाँ पे क्या, दैट इज़ 1,50,000, यहाँ पे अमाउंट आएगा दैट इज़ 1,80,000, एंड लास्ट में अमाउंट आएगा विच एवर इज हायर, दैट इज़ 2,40,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट 1 की कंपैरिजन करनी पड़ती है स्टैंडर्ड रेंट के साथ स्टेप नंबर 2 में। तो एक्सपेक्टेड रेंट एज यूजुअल लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1 का आंसर 1,50,000, फिर 1,80,000, और यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। स्टैंडर्ड रेंट लिख देते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना प्रोवाइडेड है, यहाँ पे लिखा है, देखो स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000, 2,40,000 एंड 3,00,000। तो स्टैंडर्ड रेंट लिख देते हैं यहाँ पे 1,20,000, 2,40,000 एंड लास्ट में आपको लिखना है दैट इज 3,00,000। तो फिर क्या होगा, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2, स्टेप नंबर 2 का आंसर। तो दोनों में से लोअर अमाउंट दैट इज 1,20,000, फिर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 1,80,000, विच एवर इज लोअर है इसलिए, और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2,40,000। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 2,40,000। फिर यहाँ पे वंस अगेन सेम आंसर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट 2 स्टेप नंबर 3 में। तो देखो 1,20,000, 1,80,000 एंड 2,40,000। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट स्टूडेंट आप याद रखोगे तो भी आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या लिख दिया मैंने, ARR, यहाँ पे फोकस करना, वेट, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ARR, रिड्यूस ऑन रियलाइज रेंट इफ गिवन। देखो ARR में क्या करना है, वाइल राइटिंग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इन स्टेप नंबर 3 इफ एनी ऑन रियलाइज, और वो भी कैसा, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो वन सेकेंड रिपीट कराओ, ध्यान से सुनना। इन स्टेप नंबर 3 while writing actual rent receivable, if any approved unrealized rent is given in example, then reduce it while solving the step number 3। स्टेप नंबर 3 में जब भी आप ARR लिखो और अगर वो अनरियलाइज रेंट अप्रूव्ड वाला दिया हो एग्जाम्पल में, तो माइनस करने के बाद ही लिखना ऑलवेज। तो यहाँ पे देखो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अगर नहीं दिया है
तो फिर जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा ये वाला ही लिख देंगे। देखो क्या लिखते हैं हम, अगर अनरियलाइज रेंट नहीं होता तो हम कौन सा अमाउंट लिख देते, 1,80,000, 3 लाख एंड 1,50,000। पर यहाँ पे देखो अनरियलाइज रेंट आपको दिया है, ये रहा देखो अनरियलाइज रेंट। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो अनरियलाइज रेंट के लिए क्या था, रूल्स नंबर 4 और उसमें 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं, देखो कि सर यहाँ पे अनरियलाइज रेंट को कैलकुलेट करने के लिए और अनरियलाइज रेंट तो दिया है पर लिख के नहीं दिया है कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, वेट देखो ये रहा प्रीवियस एग्जांपल। तो अनरियलाइज रेंट दिया था 2020-21 का इन टर्म्स ऑफ मंथ, फिर ब्रैकेट में क्या लिख के दिया था, कंडीशन सेटिस्फाइड रूल 4। अब यहाँ पे सर अनरियलाइज रेंट दिया नहीं, और मतलब अनरियलाइज रेंट तो दिया है पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही या नहीं हो रही वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो याद रखना स्टूडेंट कि जब तक एग्जाम्पल में स्पेसिफाई ना कर दे कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तब तक आपको यही एज्यूम करना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है अनरियलाइज रेंट का अप्रूव होने का। आप लिख सकते हो कि अगर लिख के ही दिया है कि कंडीशन सेटिस्फाइड तो फिर वो अनरियलाइज रेंट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा, या फिर कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ आपको लिख के दिया कि अनरियलाइज रेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21, तब भी आपको क्या कंसिडर करना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई होगी। जब तक आपको लिख के ना दे एग्जाम्पल में कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तब तक आपको उसको क्या कंसिडर करना है, अप्रूव्ड ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि सर अनरियलाइज रेंट दिया है प्रीवियस ईयर का पर लिख के नहीं दिया है ब्रैकेट में कि सेटिस्फाइड है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि सर ये अनसेटिस्फाइड है, ये भी एक क्या होगा, अप्रूव्ड ही हो कंसिडर किया जाएगा। तो याद रखना ये 2 पॉइंट, कुछ भी ना लिखा हो या फिर लिख के दे दिया हो कि सेटिस्फाइड है, ऐसा लिख के दे दिया हो या कुछ भी ना लिखा हो तो उसको अप्रूव्ड कंसिडर करना है। जब तक स्पेसिफाई ना करे कि ब्रैकेट में अगर ऐसा लिख देते वो लोग कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो वो अनरियलाइज रेंट हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, फिर भी जब कुछ नहीं लिखा है, नॉट सेटिस्फाइड नहीं लिखा है, उसका मतलब वो क्या है, दैट इज़ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई होगी। तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे हम। तो पहले देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको मंथ में दी थी, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली अमाउंट में दिए, तो मंथ में कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत, सॉरी मंथ के बेस पे अमाउंट में कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो 25,000, 40,000 एंड 20,000 वो माइनस करने के बाद हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिड्यूस अनरियलाइज रेंट इफ गिवन। तो अब देखो कितना आएगा, 1,80,000 माइनस 25,000। इसी तरह से यहाँ पे 3 लाख माइनस 40,000 एंड 1,50,000 माइनस 20,000। तो यहाँ पे देखो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये भी तो दिया है अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर 2019-20, ये भी तो दिया है। तो याद रखना आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है दैट इज़ 2020-21, दैट इज़ ये ऊपर वाला, यही आप रिड्यूस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो था रिलेवेंट, उसके आगे का अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट से याद रखना। तो यहाँ पे जो अनरियलाइज रेंट है वो मैं किसका कंसिडर कर रहा हूँ, ओनली, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे 2020-21 का ही माइनस करना है। तो फर्स्ट में देखो क्या आंसर आएगा, 1,80,000 माइनस 25,000, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, 1,55,000। तो लिखेंगे यहाँ पे ARR 1,55,000। उसके बाद देखो 3 लाख माइनस 40,000, तो आंसर आएगा 2,60,000। तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 2,60,000। एंड लास्ट में क्या है देखो 1,50,000 माइनस 20,000, तो आंसर आएगा 1,30,000। ओके, तो देखो यहाँ तक था। फिर क्या करना है यहाँ पे, दैट इज़ विच एवर इज हायर कंसिडर करना है। तो दोनों में से हायर अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,55,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,60,000 और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2,40,000।
फिर ये आपका ग्रॉस जीएवी बन जाएगा कब, जब आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी दी हो। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये अभी क्या होगा, विच एवर इज हायर कंसिडर किया, तो एक्सपेक्टेड रैंक 3 था, दैट इज जीएवी, और क्या लिखा हमने, हायर कंसिडर किया। तो ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट है ग्रॉस। देखो यहाँ पे कॉपी कर लेते वंस अगेन कि एक्सपेक्ट स्टेप नंबर 3 का आंसर वही आपका जीएवी हम कंसिडर करते थे कब, जब लॉस ड्यू टू वैकेंसी ना दिया हो तब। पर अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया हो तब क्या करना है कि स्टेप नंबर 3 का आंसर ग्रॉस जीएवी बन जाएगा और उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे तब हमें फाइनल जीएवी मिलेगा। देखो तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी आपको वंस अगेन मंथ में दी है, तो आपको अमाउंट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 12 मंथ का 1,80,000, तो 3 मंथ का कितना, क्यों, बिकॉज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 2020-21 के पूरे प्रीवियस ईयर में अगर वो रेंट पे दे दिया होता तो 1,80,000 मिलते। पर अभी लॉस कैसे होगा कि उसमें से 9 मंथ के लिए ही दिया था, तो 3 मंथ का जो लॉस हो गया आपको, बिकॉज 3 मंथ आपने वो हाउस प्रॉपर्टी का था, वैकेंट था, उसमें कोई रहा ही नहीं, तो 1,80,000 नहीं मिलेंगे, 3 मंथ के कम मिलेंगे। तो वो वाला लॉस आपको माइनस करना है जब आप ग्रॉस जीएवी में से अमाउंट फाइनल जीएवी में कन्वर्ट करो। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वंस अगेन, दैट इज 12 मंथ का 1,80,000, तो 3 मंथ का कितना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 45,000 आंसर आएगा आपका स्टूडेंट, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो 45,000। और उसी तरह से ये वाला देखो 12 मंथ के 3 लाख, तो 1 मंथ का कितना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आएगा 25,000। तो ये लॉस यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे देखो वैकेंसी पीरियड में क्या दिया स्टूडेंट, लॉ आपको डैश दिया है, तो उसका मतलब पूरे 12 मंथ ये हाउस प्रॉपर्टी और रेंट पे दे दिया था, लेट आउट हुआ था। तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी आएगा स्टूडेंट, यस और नो, नो, ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई मंथ ही नहीं दिए, तो मंथ नहीं दिए उसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि 12 मंथ पूरा हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखा था, हाउस प्रॉपर्टी 3, तो फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो क्या है कि 12 मंथ में अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहता है तब ये वाला लॉस अराइज होता है। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं 0, अब फाइनल जीएवी फाइंड आउट करें, तो 1,55,000 माइनस 45,000, तो आंसर आपका आएगा दैट इज 1,10,000। उसी तरह से यहाँ पे आप माइनस करोगे 2,60,000 माइनस 25,000, तो आंसर आएगा 2,35,000। और यहाँ पे 2,40,000 एज यूजुअल आंसर आएगा, बिकॉज लॉस ड्यू टू वैकेंसी है ही नहीं। तो ये स्टूडेंट रहा आपका दैट इज फाइनल जीएवी, ये रहा आपका फाइनल जीएवी। देखो स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था कि अनरियलाइज जो रेंट था वो स्टेप नंबर 3 में लिखने से पहले ही हमने माइनस कर दिया था, देखो ये वाला, ओके। और उसके बाद हम क्या कंसिडर कर लेते थे, अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी ना दिया होता तो ये आपका फाइनल जीओई बन जाता, ER3, देखो ये आपका फाइनल जीओई बन जाता। पर इस एग्जाम्पल में क्या था कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी दिया था, तो फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस किया, स्टेप नंबर 3 का आंसर ग्रॉस जीएवी, उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस किया और हमने फाइंड आउट क्या कर लिया यहाँ पे, दैट इज फाइनल जीएवी। तो वंस अगेन नोट्स देखो, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था एक ही नोट्स, देखो ये रहा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है ये वाला, देखो क्या था, while making comparison between actual rent and fair rent 2 या expected rent 2 in last step। तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जीएवी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट 2 एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दोनों की कंपैरिजन करनी है। और उस केसेस में आपको अनरियलाइज रेंट दिया है, तो देखो क्या लिखा है, रिड्यूस अनरियलाइज रेंट बट इग्नोर लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्यों इग्नोर करना है कि स्टेप नंबर 3 में लॉस ड्यू टू वैकेंसी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे जब स्टेप नंबर 3 में मैंने लिखा स्टूडेंट यहाँ पे कि दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी को मैंने टोटल इग्नोर किया, सिर्फ अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद क्या लिख दिया यहाँ पे, दैट इज ARR,
फिर जो स्टेप नंबर 3 का आंसर आया तो कंसिडर कब किया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ग्रॉस जीएवी स्टेप नंबर 3 का आंसर, उसमें से माइनस किया, फिर फाइनल जीएवी फाइंड आउट किया। तो ये दोनों स्टेप स्टूडेंट आपको ध्यान में रखने वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू।